दरवाजे के साथ लगकर बेखबरी की नींद सोती अमल एक झटके से उठी। सीधी हुई तो लगा कमर अकड़ चुकी है। कराहते हुए उसने हाथ पांव सीधे किए। फिर जैसे ही बाहर गिरती शाम की नीलगूं रोशनी पर निगाह पड़ी तो झटका खाकर उठी। जल्दी से आगे बढ़कर साइड टेबल पर रखी क्लॉक पर टाइम देखा तो एक पल को गड़बड़ा गई। शाम हो गई थी। मैं इतनी देर सोती रही। ओह खुदाया! उसने कसलमंदी से कदम ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ाए। फिर अगले ही लम्हे वो अलमारी का पट खोले खड़ी थी। इस्त्री-शुदा लटकते कपड़ों को देख एक पल को उसकी सोच भटकी। थप्पड़, वो भी वली को। उफ़ अमल, तुम पर क्या ज़रूरत थी इतना जज्बाती होने की। मगर 1 मिनट ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। जो तोहफ़ों की बेकदरी करें उन्हें तो उल्टा लटका कर दुरे मारने चाहिए। उसने दुखते सर को 2 उंगलियों से दबाया। पहले शाज़िया, अमीना और फिर वो जाहिल हाशिम और अब वली। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। इतना सब कुछ सहने के बाद उसकी इसलिए हमेशा का जमा हुआ गुबार वली पर निकला था। अपने तोहफे की बेकदरी याद आई तो उसकी आंखें फिर से भर गई। वली पर इतना गुस्सा चढ़ा कि वो अगर उसके सामने होता तो वो एक गमला उठाकर उसके सर पर दे मारती। किसी की ऐसे बेकदरी करते हैं? तुमने हमेशा मुझे तकलीफ़ दी है वली, मगर अब बस बहुत हो गया। एक सूट निकाल कर उसने ज़ोर से अलमारी का पट बंद किया। आज से तुम्हारा तस्करा अमल की ज़िंदगी में बंद। और फिर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ी। मगरिब की नमाज का वक्त तंग हो रहा था और बाहर फैलता नीलकुआं अंधेरा वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। शावर लेकर कमरे से बाहर निकली तो उसकी फीकी सी जिंदगी के बरक्स हवेली में खूब रौनक लगी थी। उसने भवें सुकेड़ कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर रीलिंग तक आई। नीचे झांक कर देखा तो लाउंज में सभी बराजमान थे। सामने के सोफ़ों पर निगार बेगम के साथ अर्जुमन ताई थी और बराबर सोफे पर बैठी बीजान से खुशगवार अंदाज में बातें कर रही थी। उसे अचंभा हुआ, ये निगार ताई और अर्जुमन ताई को एकदम क्या हुआ? उसकी नज़रें फिसल कर आगे बढ़ी थीं। दूसरे सोफ़ों पर अमीना, शाजिया, नाजिया मज़े से बातें करने में मसरूफ़ थीं। उनकी तो आपस में बनती नहीं थी। फिर अब ये क्या हो रहा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यकायक उसकी नज़र दाखिली दरवाजे से अंदर आते मर्दों पर पड़ी। हसन ताया के साथ उनके दोनों बेटे थे, नज़ीर और अरशद। हाँ, नफीस उनके साथ नहीं था। उन्हीं के पीछे बख्तियार और निसार भी अंदर दाखिल हुए। उसकी पेशानी शिकन आलूद हुई थी। कुछ था जो उसे खटक गया था। जल्दी से होंठों को आपस में मिस करते अपने अंदर जमा होती बेचैनी को दबाया और फिर दोबारा कमरे के अंदर आ गई। एक पल को रुककर सिंघार आईने में देखा खुद को। उसने वही सब्ज लिबास सेबतन कर रखा था जिसके शिफॉन का दुपट्टा उसे हमेशा तंग किया करता। उसने हाफ बंधे बालों पर फिसल कर आती लट को कान के पीछे उड़सा। उसका दिल अजीब से वहमों का शिकार होने लगा। उसने खुद को कंपोज किया और फिर बाहर जाने के लिए बढ़ी, मगर फिर ठहर गई। जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसी पल बीजान ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। वो मुस्कुराकर अंदर चली आई। करीब आकर उसके चेहरे पर झूलती लट को प्यार से कान के पीछे उड़सा। फिर उसके दमकते चेहरे पर मुस्कुराकर हाथ फेरा। पता है तुम्हारा रिश्ता आया है नफीस के लिए। उसका दिल एकदम से धड़कना भूल गया था। उसने बेयकीनी से बीजान का नर्म मुतमईन चेहरा देखा। बहुत पसंद हो तुम नफीस को, अर्जुमन भाभी को, और नाजिया से तो वैसे ही तुम्हारी बहुत दोस्ती है। मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं जा रही, यहीं रहेगी मेरी नज़रों के सामने। उसके हलक में कुछ अटका था। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे सांस लेना मुश्किल हुआ। क्या आगा जान राजी हैं इस रिश्ते के लिए? उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आ रही थी, सहमी हुई, खौफसदा। लो, वो क्यों राज़ी नहीं होंगे भला इस रिश्ते पर? उनके तो भाई का बेटा है, हमेशा से अजीज़ था उन्हें तुम्हारी वजह से। उन्होंने उसके कंधे पर झूलता दुपट्टा लेकर सर पर डाला तो वो एक पल को रुक गई। मतलब ये कि तुम्हारा रिश्ता बहुत बचपन में तय कर दिया था घर के बड़ों ने नफीस के साथ। अब तो बस रस्मी सी कार्रवाई है बेटा। सब इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राज़ी हैं। उसकी कोई सांसें जब्त कर रहा था। बचपन से तय रिश्ता? उसे पता था कि जब तक लड़के वाले खुद रिश्ता न लें तब तक उनके यहाँ बचपन के रिश्ते ख़त्म नहीं हुआ करते थे। उसे बेसाख्ता चक्कर आए। मुझे कभी क्यों नहीं बताया गया कि मेरा रिश्ता नफीस के साथ तय है? इतनी बड़ी बात आप लोग कैसे छुपा सकते हैं बीजान? उसकी आवाज़ में बेपनाह सदमा था। इतने साल उसे अंधेरे में रखा गया और अब जब वो हकीकत की रोशनी में ला खड़ी की जा रही थी तो ये जान लेने की अजियत कितनी ज़्यादा थी। हमारे यहाँ पहले से लड़की को नहीं बताया जाता बेटे, मायूब समझा जाता है। अच्छा, अब तुम ज़्यादा बातें मत करो, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। अंगूठी पहनाने आए हैं तुम्हें। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मुझे कोई इत्तला दिए बगैर भाभी अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक ही आएगी। आओ चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं बेटे, बड़ों को इंतज़ार नहीं करवाया करते इतना।
उसका धलकता दुपट्टा दोबारा से उसके सर पर डाला और उसे हाथ से पकड़े बाहर ले आए। अमल तो गोया रेत का मुजस्मा बन गई थी। उसे लगा कोई उसे हाथ लगाएगा तो वो ढह जाएगी। जीनों से उतरते उसने बहुत लोगों की नज़रें खुद पर महसूस की, मगर आज उसकी हिम्मत नहीं थी किसी को भी नज़र उठाकर देखने की। वो खामोशी से धीमे धीमे कदम उठाती ठंडे जीनों पर चल रही थी। वो ठंडे जीने नहीं, बर्फ़ के तोदे थे जिनकी ठंडक उसके रगों पैर में उतरकर उसकी हड्डियों तक को जमा रही थी। बेजान आगे थी और वो उनके पीछे। उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा और होले होले लरसता दिल। उसका दिल चाहा यहाँ से भाग जाए, मगर आगा जान के मुस्कुराते चेहरे पर उसकी निगाह उठी तो गोया टिक सी गई। वो कितने मुतमईन और खुश थे। तो क्या अब कोई गुंजाइश रह गई थी इनकार करने की? क्या उसके पास इनकार करने का हक रह गया था? ये जो हक हम लड़कियों को जताए नहीं जाते, इतनी खामोशी से सल्ब क्यों कर लिए जाते हैं? उसने लाउंज में आकर सबको सलाम किया और फिर अर्जुमंद और निगार ताई के दरमियान बैठी। वही मसनूई से प्यार और खोखली मुस्कुराहटें। उसका दम घुटने लगा। कोई ले जाए उसे यहाँ से। वो नहीं करना चाहती नफीस से शादी। कोई तो उसे सुन ले, मगर उसे कोई कैसे सुन सकता था? ये काम तो सिर्फ एक ही बंदे को आता था। ये तो सिर्फ एक वली ही था जो उसकी गिरती उठती पलकों की भी जुबान को समझ लेता था। हाँ, वही तो था जो उन लफ्ज़ों को भी सुन लिया करता जो वो कहती ही नहीं थी, मगर वो तो कहीं था ही नहीं। उसने आसपास गर्दन घुमाकर उस बेरहम से इंसान को तलाशा, मगर वो होता तो नजर आता ना। उसके अंदर फैली खामोशी बढ़ने लगी। लाउंज में एक बार फिर सब बातें कर रहे थे, मगर अजीब बात थी कि उसे किसी की बातें समझ नहीं आ रही थी। अब अर्जुमन ताई उसे दोनों गालों पर प्यार कर रही थी। उसने एक नज़र फिर से लाउंज में बैठे हर शख्स पर डाली, मगर उसके बरक सब खुश थे। अर्जुमन ताई ने उसका दूधिया हाथ थामा तो सब एक साथ मुस्कुराए, सिवाय उसके। वो जैसे बहुत बुरी तरह चौंकी। आज से अमल हमारी बेटी है ज़मानी, आज से अमल हमारी बेटी है ज़मानी, और अब यह हमारी अमानत है, इसका बहुत बहुत ख्याल रखना। हाँ। उन्होंने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाकर एक बार फिर से उसके रेशमी बालों को चूमा। वो मोम का मुजस्मा बनी। खामोशी से अपनी उंगली में कैद अंगूठी को देखे गई। जी भाभी, बेफिक्र हो जाइए, यह आपकी ही बेटी है। बीजान और अर्जुमन गले मिल रही थी। आओ जमान, हम भी अब से नए रिश्ते में बन गए। हसन उठकर जमान को गले लगा गए। फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके भाई हसन के बेटों से बगलगीर होने लगे। सारे लाउंज में खुशगपियों की अजीब सी लहर उठी। कह कहे आने वाले दिनों के ख्यालात और नए जुड़ने वाले रिश्ते ने गोया सबको एक नया मौका दिया खुशी का। नूरा और शकीला दोनों जल्दी जल्दी दरमियाने टेबल पर मिठाइयाँ सजाने लगी। अमल खाली खाली नज़रों से उन सौगातों को देखे गए। उसी पल अंदर वली दाखिल हुआ और एक लम्हे को लाउंज का खुशगवार माहौल देख बेसाख्ता ठहर भी गया। उसकी निस्वारी नज़रें अमल पर फिसलीं, जो सर उठाए बेतासुर निगाहों से उसी को ही देख रही थी। वो उसकी निगाहों से साकित हुआ। मुझे यहाँ से ले जाएं वली, यहाँ को किसी को मेरी परवाह नहीं, यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं, मुझे यहाँ से ले जाएं वली। खामोश कलाम था जिसने वली अहमद को साकित व जामिद कर दिया। दिल एक पल को सुकड़ कर फैला। वो किसी और की होने जा रही थी। हाँ, वो उसके हाथों से फिसल रही थी, मगर नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। वो उसकी खुशियों के दरमियान कभी नहीं आएगा, हरगिज़ नहीं। अमल को लगा कि वो आगे आएगा। अभी वो उसे हाथ से पकड़कर उन सब के दरमियान से निकाल ले जाएगा। हाँ ठीक है, वो उससे नाराज़, मगर वो कभी उसे नफीस के साथ शादी नहीं करने देगा। बस वो आ गया था तो अब गम किस बात का। उसके दिल ने बेसाख्ता ही बोझ सरकने लगे, मगर फिर अगले ही लम्हे वो साकित हुई थी। सामने खड़े वली की गर्दन में गिल्टी उभर कर मासूम हुई और उसने अपना रुख कमरे की जानिब फेर लिया। अमल की शहद रंग आंखें फैल गईं। वो उसे छोड़कर जा रहा था। नहीं वली, रुक जाएं। वो उसे रोकना चाहती थी, मगर आज वो सुन नहीं रहा था। उसकी नज़रें अब तक उसकी पुश्त पर जमी थी। वो उनकी हिद्दत बखूबी महसूस कर सकता था, मगर वो उसे पलट कर नहीं देखेगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने पलट कर उसे देखा तो किसी के हक में भी बेहतर ना होगा। वो इतने अरसे में पहली बार अमल की आंख से आंसू फिसला। दर्द का आंसू, अपनी मोहब्बत, अपनी जान से प्यारी मोहब्बत को खो देने का आंसू। आज दो नफूस के अंदर सिर्फ बाकी सांसें रह गई थी और ज़िंदगी, हाँ ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई थी। ज़िंदगी रह गई थी कहीं पीछे, सिर्फ सांसों का रिश्ता रवां था ये। उसने दूर जाते वली को तब तक देखा जब तक उसकी साकित पुतलियां दर्द ना करने लगी। उसने आंखें झपकी तो धुंधलाते मंजर के पार वो गुम हो चुका था। आसपास अब तक सब हंस बोल रहे थे। उसने बमुश्किल मुस्कुराकर आगा जान को देखा, जो बहुत गौर से उसका चेहरा देख रहे थे। उनके ऐसे देखने पर अब के उसने भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए। पलकें अलबत्ता नम नम सी लगती थी और दिल बेतहाशा दर्द कर रहा था।
खुद दूर जाना आसान होता है, अपनों को दूर जाता देखना कितना मुश्किल होता है ना। उसने एक कड़ा वक्त गुजारा था चंद सातें पहले, मगर फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अपना ख्याल रखना, अब तुम हमारे घर की भाभी बनने जा रही हो, हाँ। नाजिया ने मायनी खेजी से उसका कोमल रुखसार छू कर कहा तो उसने नज़रें उठाकर देखा। हाँ, अब उसका हाथ नीचा हो गया था और नाजिया का ऊंचा। भला वो क्यों ना इस सबसे लुत्फानंदोज होती। वली की सर्द मोरी उसने भी तो देखी थी, और जो खुशी उसके इस अंदाज पर उसे हुई थी वो अमल बआसानी उसके चेहरे पर देख सकती थी। जानती हूँ तुम भी अपना ख्याल रखा करो नाजिया, एक ना एक दिन तो किसी के घर की तुम भी भाभी बनोगी, और वो कोई भी होगा, मगर वो नहीं होगा जिसके ख्वाब तुम्हारी आंखों ने हमेशा सजाए। मुस्कुरा कर क्या जवाब दिया था उसने। नाजिया तो गोया अब जलकर भस्म हो गई थी। मेरी फ़िक्र छोड़ो, बस अब तुम अपनी फ़िक्र करो। वैसे तुम्हारे साथ भी तो वही हो रहा है ना जो तुम मेरे लिए सोचे बैठी हो। उसने ज़ोर से गोद में पड़ी मुट्ठी भींची। मेरे साथ जो भी हो रहा है ना तयशुदा है, और वैसे भी किस्मतें पलटते वक्त ही कहाँ लगता है भला। और कभी कभी इन किस्मतों को पलटने में सारी सारी जिंदगियां भी लग जाती हैं अमल जानी। मगर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा मेरी भाभी रहो, क्योंकि हमारी तो बहुत दोस्ती है ना। नाजिया की बातें उसकी बहुत सांसों तक कड़वाहट फैला गई थी, मगर वो भी जमकर बैठी रही। वो लम्हात कड़े ज़ब्त के लम्हात थे, उनमें सब्र नहीं हारना था उसे। जिन फैसलों पर हम सर ना उठा सके उन पर सर झुकाना ही अक्लमंदी होती है नाजिया, और मैं भी उसी अक्लमंदी का मुजाहरा करूंगी। मैं भी सर झुका दूंगी, क्योंकि जो सर उठाया करते हैं ना उनको अपना सर कटवाना पड़ता है। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। आखिर में भरपूर तरीके से मुस्कुराती वो नाजिया को गोया खाकस्तर कर गई। जब कुछ भी करने के लिए होगा ही नहीं तो जाहिर है तुम सर ही झुकाओगी। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चॉइस है? एक जताती नज़र उस पर डाली तो अमल के गुलाबी लबों पर रेंगती मुस्कुराहट गहरी हुई। इंसान के पास चॉइस हमेशा होती है नाजिया, और उसके पास कुछ हो ना हो, मगर उसके पास उसकी जान होती है, जिसे वो जब चाहे जिधर चाहे और जैसे चाहे ख़त्म कर सकता है। अगर तुम अपने भाई की ज़िंदगी चाहती हो तो मुझे मत उकसाओ, क्योंकि जिसके पास जान के अलावा कुछ ना हो उसे किसी का डर नहीं होता। उसके बेखौफ से इर्तकाज ने नाजिया को दम बखुद कर दिया। वो जो हर जवाब पर उसकी सांसों तक को कड़वा कर देने की सलाहियत रखती थी, एक पल को लाजवाब हुई। उसी असना में बीजान ने अमल को आवाज़ दी तो वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। बीजान उसे उठाकर अब हसन के पास ले जा रही थी। वो चुपचाप किसी भी पसोपेश के बगैर सलाम करके उनके साथ जा बैठी, और अब उसके सर पर हाथ फेर कर बहुत से पैसे वारते मुलाजमों को दे रहे थे। वो उसी तरह सकून से बैठी रही। उसके चेहरे के तासुरात बहुत पुरसकून हो गए थे, एकदम ठंडे और खामोश से। वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा नहीं रही थी, मगर उसके अंदाज की पहले वाली बौखलाहट अब गायब थी। उसे बीजान और आगा जान दोनों को मुतमईन करना था कि वो खुश थी। भले सारी ज़िंदगी खुद को ये यकीन न दिला पाए, मगर उसे उसके वालिदैन को मुतमईन करना था। कुछ देर में महफिल बर्खास्त हुई तो उसने भी अपना रुख ज़ीनों की जानिब फेरा। अभी किसी से कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं थी। अभी कमरा बंद करके अपने आंसुओं को खुद साफ करना था। अभी उसे खुद को समेटना था। शाजिया उसी वक्त किचन से बाहर निकली तो उसे ऊपर बढ़ता देख उसके लबों की तराश में तंजिया सा तबस्सुम उभरा। अमल ने एक बेतासुर निगाह उस पर डाली और फिर आगे बढ़ने लगी, मगर फिर उसके अगले लफ्ज़ों ने गोया साकित कर दिया। अगर किसी अच्छे बंदे को पसंद करती तो हम उस बारे में सोच भी लेते, मगर वली हर हाल में मकरूह और काबिल नफ़रत सा इंसान है वो तो। अब तुम्हारी भाभी होने की हैसियत से तुम्हें एक नसीहत कर रही हूँ कि जिसके नाम की अंगूठी तुमने उंगली में डाली है ना, ख्वाब भी उसी के देखना, नहीं तो शादी किसी और के साथ और याराना किसी और के साथ। ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। अमल जो उससे एक कदम आगे मुंजमद हुई थी, पल भर में उसकी जानिब घूमी। उसका मोमी सा सफ़ेद चेहरा लाउंज की रोशनी में जगमगा रहा था। दुपट्टा अब तक सर पर डाला था और हाथ अपने मखसूस अंदाज में सीने पर बांधती वो वही अमल लग रही थी जो आगे वालों को लफ्ज़ों की ठोकरों से उड़ा देने वाली थी। जब कोई आपसे नसीहत तलब करे ना, तभी अपने बेशकीमत वाले ज़री से नवाजा करें आप, क्योंकि मुझे आपकी किसी भी किस्म की खोखली अपनायत में दिलचस्पी नहीं है भाभी। आइंदा कभी मुझसे इस किस्म की घटिया बात मत कीजिएगा। लेकिन ओ
उसे जैसे अफसोस हुआ। शाजिया के बिगड़ते तासुरात को सर्द मोरी से मुस्कुराते देखकर वो चंद कदम उसके करीब चल कर आई। उससे ज़रा फासले पर रुक कर उसकी आंखों में झांका। आपने तो सारी ज़िंदगी से सीखा ही यही है ना भाभी। माशाल्लाह से निगार ताई ने बेहतरीन तरबियत की है आपकी। सारी ज़िंदगी आपको उन्होंने यही तो सिखाया है कि किसी पर तंज करने का, किसी को भी जलील करने का, इल्ज़ाम लगाने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आप करें, करती रहें, लेकिन मुझसे दूर रहें, समझिए आप। उसका मुस्कुराता सा अंदाज एकदम से दुरुस्त हुआ। शाजिया तो बेयकीनी से उसकी चलती जुबान को देख रही थी। आज से पहले कभी अमल ने उससे ऐसे बात नहीं की थी, क्योंकि मैं अभी तक रुस्तम नामी लड़के की कहानी नहीं भूली हूँ भाभी। क्यों, क्या आपको याद नहीं कि रुस्तम कौन था? उसने गोया उसके सर पर धमाका किया। शाजिया फटी फटी निगाहों से उसका दमकता चेहरा देखे गई। गंदुम से भरे कमरे में उस माहे कामिल की रात क्या हुआ था, क्या मैं आपको याद दिलाऊं भाभी? उसी पल अमीना किचन से निकली। शाजिया का सफ़ेद पड़ता चेहरा देख वो वहीं ठहर गई। वो क्या है ना, मुझे चीज़ें कभी नहीं भूलती, और कहानियाँ तो बिल्कुल भी नहीं। आप भी कोई अच्छा सा पसंद आपने भी कोई अच्छा सा पसंद किया होता तो हम उस बारे में सोचते भाभी। मगर खैर, अब जो अल्लाह की मर्ज़ी। ख्याल रखें अपना और अपने घर का, क्योंकि भाजी को रुस्तम नामी लड़के को ढूंढने में एक दिन से भी कम का अरसा लगेगा। आप क्या चाहती हैं ये अब आप तय करेंगी। मेरी तो इतनी मजाल ही नहीं। एक उचटती निगाह उस पर डाल दी और माथे पर नागवारी के ढेरों बल लिए जीने चढ़ती वो ऊपर गायब हो गई। शाजिया अब तक लाउंज के वस्त में मुजस्मा बनी खड़ी थी। अमीना उससे पूछ रही थी कि उसे क्या हुआ, मगर वो खाली खाली नज़रों से जीनों को देखे जा रही थी। तुम कौन हो अमल, कौन हो तुम? जिस काम का मैंने कहा था वो काम हुआ या नहीं नवाज़? तौलिए से बालों को रगड़ता वो फ़ोन कान से लगाए नवाज़ से पूछ रहा था। फिर चंद लम्हे आगे वाले को सुनता गया। ठीक है, कल का वक्त तय कर दो और मुझे वो उसी वक्त उसी जगह पर चाहिए नवाज़। किसी भी किस्म की कोई गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। उसने कहकर मोबाइल बेड पर डाला और बालों को तेज़ी के साथ रगड़ने लगा। फिर एक पल को उसका चलता हाथ रुक सा गया। कुछ था जो उसकी निगाहों के सामने जगमगाया। बहुत आस से देखती उसे दो शहद रंग आंखें बंद करके उसने सर झटका और फिर बालों को रगड़े गया। जितना वो उसे झटक रहा था उतना ही वो नज़रें उसके सामने आ रही थी। उसकी सांसों में बेचैनी तहलील होने लगी। वो उकताकर शॉल को गर्दन के गिर्द लपेटता कमरे से बाहर निकल आया। सरदार बाबा दाखिली दरवाजे में खड़े दूर आसमान को तक रहे थे। वो उन्हें इस पहर ऐसे खड़ा देखकर चौंका। उन्होंने गर्दन फेर कर उसे देखा और फिर मुस्कुरा दिए। वो आहिस्ता से कदम उठाता उन तक आया। रात के इस वक्त यहाँ ऐसे? उसके अधूरे सवालात को वो बखूबी समझते थे। गहरा सांस लेकर नज़रें उससे दूर आसमान की जानिब फेरते वो गोया हुए। आज अमल की बात तय हो गई वली। अगरचे वो मुझसे बहुत दूर नहीं जा रही, मगर फिर भी एक दिल जो उसके अच्छे घराने में तय होने से रिश्ते पर मुतमईन भी है, तो दूसरी जानिब एक अजीब सा खालीपन है जो दिल के अंदर उतर रहा है। मुझे तो उसे इस घर में देखने की आदत हो गई है वली। बस यही सोच रहा हूँ कि जब वो किसी और घर जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर। उसकी बेतासुर सी नज़रें बिखरे सब्ज़ाज़ार पर जमी थी। हाँ, वो कभी भी अमल के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। अगर अच्छा होता तो सरदार बाबा कभी उसे इस मामले में नज़रअंदाज नहीं करते। वो उनकी तो क्या, किसी की भी बेटी के काबिल नहीं था। जो आखिरी खुशफहमी रह गई थी उसे वो इस एक लम्हे में दूर हो गई। वो खुश रहेंगी तो आप भी खुश रहेंगे। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहती हैं। अंदर छाई हुई रानी के बरक्स उसने बहुत पुरसकून अंदाज में कहकर उनकी जानिब देखा। आसमान पर सजी मुबहम रोशनी में उनका चेहरा नीम वाज़े सा था। तुम बाप नहीं हो ना, इसीलिए नहीं जान सकते कि बेटी की मोहब्बत क्या होती है। उन्होंने गहरा सांस लिया। बेटी की मोहब्बत इस कायनात की सबसे पाकीज़ा मोहब्बत होती है वली। और इंसान, खासकर बाप, इस उल्फत का इस कदर आदी हो जाता है कि फिर अपने घर के खिलते गुलाब को किसी और के बाग का फूल बनते देखना भी तकलीफ़ देता है। लेकिन अगर फूलों का माहौल उनकी फितरत के मुताबिक ना बदला जाए तो जानते हो क्या होता है वली? एक नज़र आसमान से हटाकर उसे देखा। वो हाथ पीछे बांधे उन्हीं को देख रहा था। दूर से अगर कोई उसे देखता तो लगता कोई बुलंद कामत यूनानी देवता हवेली के दाखिली दरवाजे में इस्तादा ठहरा हुआ, गहरा और खामोश। हाँ, वो उतना ही खूबसूरत था। वो फूल मर जाता है। उनकी बात पर उसने गहरा सांस लेकर एक बार फिर निगाह सब्ज़ाज़ार की जानिब बढ़ाई। आप उदास क्यों होता है? यहीं पास ही में तो जा रही हैं वो। ये अल्फाज कहना भी कितना तकलीफ़ देता था कि वो जा रही थी किसी और की ओर, उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर। उसने पीछे बंधे हाथ की मुट्ठी जब से बंद की। यही तो एक दिलासा है कि वो नज़रों से कहीं दूर नहीं जा रही। मैं जब चाहूँगा मिलकर आ जाऊँगा या फिर उसे यहाँ बुलवा लूँगा। हाँ,
ہاں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں ولی، جانتے ہو میں نے ہمیشہ تم دونوں کے حق میں دعائیں ایک ساتھ مانگی ہیں۔ یونانی مجسمے نے چونک کر زمان کی جانب دیکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنی باقی دو اولادیں عزیز نہیں، لیکن جو عمل اور تم میرے لیے یہ سچ ہے کہ اس کی جگہ بختیار اور نثار کبھی نہیں لے سکتے۔ میں جب بھی اس کی خوشیوں کی، اس کے نصیب کی دعا مانگتا ہوں، تب تمہارے لیے بھی بیک وقت میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، شاید اسی لیے کہ تم دونوں مجھے ایک طرح سے عزیز ہو۔ مبہم سی روشنی میں اس کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ بہت افسردہ تھی، بے حد اداس اور بے بس۔